Very good morning to all of you. So in the last class we have completed the features of the perfect competition, in which we have studied the large number of buyers and sellers, homogeneous product, perfect knowledge about the prices and the market, free entry and the exit of the firm. Next one is perfect mobility of the factor of production and the lack of transportation costs. So in the lack of transportation cost, there is no transportation cost, because as there is uniform price in the market which prevail in the economy, okay, and the producer prefer to sell the product in the nearby areas, as well as the customer will prefer to buy the goods in the from the locality, okay. तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मीनिंग यही है कि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। कोई भी गुड्स अगर मूव हो रहे हैं, मोबाइल हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता है, बिकॉज जो प्राइस होती है कोई भी कमोडिटी की, प्रोडक्ट की, इट इज़ दी यूनिफॉर्म एज वेल एज विच प्रिवेल इन द इकॉनमी, जो भी इकॉनमी में प्रिवेल करी है। तो इन दिस केस प्रोड्यूसर प्रेफर करते हैं कोई भी कमोडिटी को सोल्ड आउट करना इन दी नियर बाई एरियाज़ में। अगर वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेंगे, तो कोई उनको ट्रांसपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। और बायर्स भी क्या करते हैं, अगर बायर को ट्रांसपोर्टेड गुड मिलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट किए हुए गुड्स मिलेंगे, तो उसकी प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसलिए जो बायर हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी नियरेस्ट प्लेसेस पे जो उनकी शॉप्स होती हैं, रिटेल शॉप्स होती हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सो सेलिंग कॉस्ट सिंपली मीन्स द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी कोई भी प्रोडक्ट है उसके एडवर्टीजमेंट पे भी जो कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। सो एज ऑल फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, ओके, सारे फर्म्स क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रहे हैं, एंड देयर इज़ नो नीड फॉर द एनकरिंग सेलिंग कॉस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग। अगर सारे जितने भी फर्म्स हैं वो सेम प्रोडक्ट ही सोल्ड आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी सेलिंग कॉस्ट पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सेम ही सारे फर्म प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेंगे तो उनको कोई भी प्रमोशन तो करना नहीं है, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर किसी भी शॉप पे जाएगा, किसी भी फर्म के पास जाएगा, तो हर जगह वही प्रोडक्ट मिलेंगे और प्राइस भी क्या होगी, वो सेम होगी। तो इसीलिए जितने भी फर्म्स होते हैं, दे डू नॉट इन्वेस्ट देयर मनी ऑन दी एडवर्टाइजिंग एज वेल एज इन दी पब्लिसिटी, ठीक है, पब्लिसिटी पे भी नहीं करते, एज बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट दी मार्केट कंडीशन। As we already know, in the perfect competition, all the buyers have the perfect knowledge about the market condition, कि मार्केट में कैसी कंडीशन है, कौन सी मार्केट में प्राइस प्रिवेल करी है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, बायर्स को पता होती है, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड द शेप्स और द स्लोप ऑफ द AR and MR curve, okay, so in which we have studied the AR and MR is perfectly elastic, which means that the curve is parallel to the x-axis and price remains the uniform। प्राइस क्या होगी, वो हमेशा ही यूनिफॉर्म होगी, मीन्स प्राइस चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, और प्राइस भी क्या हो रहा है, प्राइस इज डिसाइडेड बाय दी और डिटरमाइंड बाय दी इंडस्ट्रीज़। तो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी फर्म्स जो प्राइस डिटरमाइन किया है इंडस्ट्री ने, वही सारी फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लेके चलती हैं। इसलिए ये जो कर्व होता है इन दी परफेक्ट कंपटीशन में, इट इज़ पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, बिकॉज प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मीन्स सेम प्राइस फॉर ऑल दी क्वांटिटी। सो द प्राइस इज़ यूनिफॉर्म एज इट इज़ फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री। प्राइस क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बाय द इंडस्ट्री ही क्या करती है, उसको फिक्स करती है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ that we already discussed, that is why AR equal to MR under the perfect competition, कि AR MR के equal क्यों होता है perfect competition, इसलिए होता है because a firm can sell any number of units of the commodity at the uniform price।
कोई भी फर्म क्या कर सकती है, किसी भी नंबर ऑफ यूनिट चाहे जितना भी, वो क्या कर सकती है, अपनी कमोडिटी को सोल्ड आउट करती है एट द यूनिफॉर्म प्राइस। प्राइस क्या होगा, सेम होगा, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ही प्राइस को डिटरमाइन करती है विद द फोर्सेज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, कि जो भी मार्केट फोर्सेज होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, प्राइस को डिटरमाइन करती है। इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट द प्राइस एज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। तो जितने भी फर्म्स हैं इंडस्ट्रीज़ में, उनको क्या करना पड़ता है, जो भी प्राइस डिटरमाइन किया है इंडस्ट्री ने, वही प्राइस को उन्हें एक्सेप्ट करना होता है। दे कांट बी आर्ग्यू, वो आर्ग्यू नहीं कर सकते कि अगर इंडस्ट्री ने 10 कर दिया है किसी प्रोडक्ट का, तो वो ये नहीं कह सकते नहीं इसका 11 होगा, क्योंकि इंडस्ट्री ही का क्या है, प्राइस को डिटरमाइन करती है। ओके, सो द फर्म इज़ द प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। जो फर्म्स, जितनी भी फर्म्स होती हैं, वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर मीन्स प्राइस को टेक करना, लेना, नॉट अ प्राइस मेकर। प्राइस को मेक नहीं कर रही है, बना नहीं रही। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज आर दी प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, बट द फर्म इज प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ठीक है, इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती हैं, और फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। सो द फर्म्स डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बिकॉज इंडस्ट्री ही प्राइस डिसाइड करती है। तो सारे फर्म्स की क्या होती है, प्राइस सेम होती है, तो प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कर्व क्या होगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। सो इट इज़ बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड द डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक। और डिमांड कर्व क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है। दैट मीन्स ई डी इक्वल टू इनफाइनाइट। Okay, so price remains constant whether the quantity demanded is OQ or OQ1। प्राइस क्या होगा, वो कांस्टेंट ही होगा, भले क्वांटिटी क्या है, वो OQ1 प्रोड्यूस हो या OQ1 सॉरी, आज भले क्वांटिटी क्या OQ प्रोड्यूस हो और OQ1 प्रोड्यूस हो, प्राइस विल बी ऑलवेज बी सेम एज P। ओके, सो इन द लास्ट का we were discussed till here। So in today's class we will going to start a topic that is a firm under the perfect competition is a price taker not a price maker। अब एक है कि फर्म्स क्या होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म है वो क्या होती है, प्राइस को टेक करती हैं, लेती हैं, मेक नहीं करती हैं। सो प्राइस इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो भी प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में, वो कौन डिटरमाइन करता है, इंडस्ट्री ही डिटरमाइन करती है। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स आर कॉल्ड द इंडस्ट्री। जितनी भी फर्म्स हैं जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर रही हैं, उनके ग्रुप को मर्ज करके, क्लब करके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। मीन्स एक एक शॉप्स है, जैसे वो क्लोथिंग की शॉप है। अब ये क्या है, क्लोथिंग फर्म है, ठीक है, ये फर्म क्या है, प्रोड्यूस करी। अब इसी की इंडस्ट्री को क्या बोल देंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, so price in perfect competition is determined by the industry and all the firm in industry sell their output at the given price। ठीक है, और जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सारी फर्म्स हैं, फर्म्स इन द इंडस्ट्री सेल देयर आउटपुट एट द गिवन प्राइस। जितनी भी फर्म्स हैं उस इंडस्ट्री में, दे सोल्ड देयर आउटपुट एट द गिवन प्राइस। उसी प्राइस पे सोल्ड आउट करेंगी जो प्राइस डिसाइड किया है इंडस्ट्री ने, डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री। जो प्राइस डिटरमाइन किया है इंडस्ट्री ने, उसी प्राइस पे क्या करेंगे, सारी फर्म्स गुड्स को सोल्ड करेंगी। द रीजन्स आर, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा होगा। सो फर्स्ट वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। So all firm in perfectly competitive industry produce homogeneous product. In such a situation, if any firm fixes its price higher than the equilibrium price, buyer will purchase from the other firm. The policy of charging high price will be ineffective. It's so simple. As I already told you, कि what is equilibrium price and equilibrium quantity. You can see here, yes. This is price, this is quantity. Okay, so we will draw curve
This curve is DD curve, means demand curve. Demand curve is downward sloping because there is inverse relation between the price and the quantity. If price increases, demand of the quantity demanded will be decreases. That's why the curve is downward sloping. But in the case of supply, it is the positive relation between the price and the quantity supplied. When price increases, quantity supplied will also increases and the vice versa. Okay, तो ये point, this SS, this point is called equilibrium. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Equilibrium means with the condition where demand equal to supply. वो कंडीशन जहाँ पे डिमांड क्या है, सप्लाई के इक्वल है, ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम. जितनी डिमांड चाहिए थी, जितनी डिमांड थी, उतनी ही कमोडिटी की सप्लाई हो रही है. अगर 10 की डिमांड हो रही है तो 10 की ही सप्लाई हो रही है. ये होता है इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? अब जो भी प्राइस, जिस प्राइस पे इतनी डिमांड और सप्लाई हो रही है, इतनी क्वांटिटी की डिमांड और इतनी ही सप्लाई हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस. मतलब ओपी. ये ओपी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गया? क्यू यहाँ ले लेंगे, मतलब उस प्राइस पे जितनी कमोडिटी सोल्ड आउट हो रही है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पाया जा रहा है. उस पॉइंट पे जितनी प्राइस है उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी पॉइंट पे जितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग सिंपली जानते हैं प्राइस और क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है? रिलेशन होता है. डिमांड में क्या कंडीशन होती है? डिमांड में कंडीशन ये होती है, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड सेज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिक्रीजेस, and when the price of the commodity will be decreases, quantity demanded will be increases. That means कि अगर कोई commodity की price increase होगी, पहले condition ये होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ceteris paribus. ceteris paribus जिसका मतलब ये होता है कि other things remaining constant. जितने भी others factors हैं, कि प्राइस ऑफ दी अदर रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन हो गया, आपके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो सारों को हम कांस्टेंट लेंगे. हियर वी विल डिस्कस दी ओनली द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी. सो अगर प्राइस क्या है, किसी भी कमोडिटी की इंक्रीज़ होगी, तो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है, अगर कोई भी चॉकलेट हम लोग खाते हैं, अगर वो चॉकलेट 15 रुपीज़ की है, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू परचेज इट. If the price of the that chocolate becomes to 30, तो क्या अब हम लोग उसको डिमांड करेंगे? नहीं करेंगे ना. हम लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? किसी और प्रोडक्ट. तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है कि देयर इज निगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी. इफ प्राइस डिक्रीजेज देन क्वांटिटी इंक्रीजेज. दैट्स वाई जो इसका कर्व होता है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. डाउनवर्ड स्लोपिंग मीन्स इधर देखिए प्राइस इंक्रीज कर रही है. अगर प्राइस इतनी है तो क्वांटिटी इतनी है. अगर प्राइस इतनी है, वेट, आई विल शो यू क्लियरली. ओके, हियर वी विल टेक प्राइस, हियर वी विल टेक क्वांटिटी. ओके, इफ द प्राइस इज 10, देन क्वांटिटी डिमांडेड इज 2. इफ प्राइस इज बिकम 8, क्वांटिटी डिमांडेड 4. इफ प्राइस इज 6, क्वांटिटी डिमांडेड 6 एंड सो ऑन. सो प्राइस अगर 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी. प्राइस 8 है, क्वांटिटी डिमांडेड 4 है. सो व्हेन वी विल जॉइन दिस पॉइंट एंड ड्रॉ डायग्राम, दिस इज कॉल्ड डिमांड का. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई. प्राइस थोड़ी कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई. प्राइस और कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड 6 हो गई. तो यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में रिलेशन. वहीं ऑन कॉन्ट्रास्ट हम पढ़ते हैं सप्लाई के साथ रिलेशन. तो सप्लाई के साथ हम रिलेशन ये पढ़ते हैं, द लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेनिंग द कांस्टेंट, दैट इज ceteris paribus, which means ceteris paribus, which means that कि
इफ़ देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दी प्राइस एंड दी क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कौन करेगा, सप्लायर करेगा, तो अगर उसको कोई भी कमोडिटी वो जो सोल्ड आउट कर रहा है उसकी प्राइस अगर उसको ज़्यादा मिलेगी तो क्या करेगा, वो ज़्यादा कमोडिटी को सोल्ड आउट करेगा ना। तो अगर प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगी, अगर प्राइस डिक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज़ होगी। कैसे, एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, 2 4 6 8, हियर वी विल टेक 1 2 3 4। सो अगर प्राइस 8 है तो क्वांटिटी सप्लाई 4 है, अगर प्राइस 6 है तो क्वांटिटी सप्लाई 3 है, अगर प्राइस 4 है तो क्वांटिटी सप्लाई 2 है। देख रही हैं, 2 4 6 8, जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है वैसी क्वांटिटी भी 2 पे, अगर प्राइस हमारी 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 1 है, प्राइस 4 हुई क्वांटिटी सप्लाइड भी 2 हुई, प्राइस 6 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 3 हुई, प्राइस 8 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 4 हुई। देन वी विल ड्रॉ दिस कर्व एंड गेट दी SS कर्व, मीन्स सप्लाई कर्व। ओके, फ्रॉम दैट वी गेट दी डिमांड कर्व एंड दी सप्लाई कर्व। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दैट here we will take price and quantity demanded, so we will draw a demand curve and draw a supply curve, this point, जहाँ पे जिस पॉइंट पे डिमांड, जिस पॉइंट पे ओके जिस पॉइंट पे ये कट हुआ, दिस सप्लाई एंड डिमांड का, ये पॉइंट, किसी पॉइंट पे तो ये कर्व दोनों कट होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इस पॉइंट पे क्या है, डिमांड सप्लाई के इक्वल है, तो यही पॉइंट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और जिस जहाँ पे ये आपका इंटरसेक्ट हुआ, जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करा, तो कोई प्राइस पे तो वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। गुड, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। सो व्हेनेवर आई टोल्ड टू यू ऑल दैट इज इक्विलिब्रियम, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इक्विलिब्रियम मीन डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहाँ पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करता है सप्लाई कर्व। ओके, सो you can see here what we were discussing. Yes, so all firm in the perfectly competitive industries produce homogeneous product. Okay, तो जितनी भी फर्म्स होती हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में, दे आर प्रोड्यूस दी होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो क्या करती हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करती है, मीन्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो भी हैं। अगर टेक्सटाइल की हैं तो वो गुड क्लोथ को कर रही हैं, अगर फर्नीचर की है तो वो फर्नीचर को ही कर रही हैं। सो इन सच अ सिचुएशन इफ़ एनी फर्म फिक्सेस इट्स प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये देखिए, इक्विलिब्रियम हम लोग कहाँ बात कर रहे थे, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अगर कोई भी फर्म, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इस इक्विलिब्रियम प्राइस से वो ज़्यादा प्राइस को चार्ज कर रहा है, मीन्स OP हमने लिया है तो OP1 अगर प्राइस चार्ज कर रहा है तो क्या होगा, इफ एनी फर्म फिक्सेस इट्स प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस देन बायर विल परचेज फ्रॉम द अदर। अगर ये चार्ज कर रहा है, इक्विलिब्रियम है आपका 5 पे, ठीक, और कोई भी फर्म कितना चार्ज कर रहा है, वो 10 चार्ज कर रहा है, तो क्या एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर आप सोचिए, क्या आप उस फर्म पे पास जाएंगे अपनी कोई भी कमोडिटी को परचेस करने? नहीं जाएंगे ना। आप क्यों जाएंगे एक्स्ट्रा चार्ज देने? कोई भी नहीं जाएगा। तो वो कोई भी उस वाले फर्म को जाएगा जहाँ पे कोई भी कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो द पॉलिसी ऑफ चार्जिंग हाई प्राइस विल बी इनइफेक्टिव। तो अगर कोई फर्म ये सोचे कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेता है, कोई भी कमोडिटी का 5 से 10 कर ले रहा है, तो ये सोचे कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अदर फर्म तो सेम ही प्राइस कर रही है ना। अगर वो ये सोच रहा है तो जितने उसके कस्टमर पहले आ रहे थे वो भी वहाँ से क्या कर लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे, तो उससे कोई भी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। दैट्स वाई जो पॉलिसी है हायर प्राइस की चार्ज करने की, वहाँ पे वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसलिए क्या होता है
कि फर्म ही क्या इंडस्ट्री क्या करती हैं, प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, और फर्म्स को क्या करता है, फर्म को क्या करना होता है, उन्हीं प्राइस को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी सप्लायर ये सोचे कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे ज़्यादा वो चार्ज करके वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा परफेक्ट कंपटीशन में, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में अगर वो ज़्यादा अर्न कर लेगा तो इट विल बी द लॉस फॉर देम, कि उनके लिए क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ फर्म्स। द नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज सो लार्ज दैट नो individual firm by withdrawing from the market can cause any significant change in the total market supply. Accordingly, if market price cannot change, it will remain uniform. Okay, so in the perfect competition, the number of firms in the perfect competition is so large, as we already studied the large number of buyer and sellers. इसका एक हम लोगों ने फीचर्स पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं। तो नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज सो लार्ज, जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लार्ज नंबर में होते हैं। दैट नो इंडिविजुअल फर्म by withdrawing from market can cause any significant change in the total market supply. अगर कोई भी फर्म ये सोच रही है कि वो अगर मार्केट से विथड्रॉ कर लेगी तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट मार्केट पे पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लार्ज नंबर है। अगर 100-200 हैं, उसमें से एक अगर विथड्रॉ भी कर लेगी तो क्या सप्लाई में कुछ अफेक्ट पड़ेगा? स्टिल अभी 199 फर्म्स हैं जो क्या कर रही हैं, मार्केट को रन कर रही हैं। तो इसमें यह है कि अगर कोई एक फर्म, नो इंडिविजुअल फर्म बाय विड्रॉइंग दी फ्रॉम द मार्केट कैन कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन दी टोटल मार्केट सप्लाई, कि कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म क्या करेगी वहाँ से हाँ, अगर वही 20 to 25 फर्म विड्रॉ कर लेंगी तो ये सीधे अफेक्ट पड़ेगा सप्लाई पे। बट अगर एक इंडिविजुअल फर्म विड्रॉ करती है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टोटल मार्केट सप्लाई पे। अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस कैन नॉट चेंज, अब उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस में कोई चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक विड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा मार्केट सप्लाई में चेंज हुआ नहीं है। तो सप्लाई में चेंज नहीं हुआ तो डिमांड में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं प्राइस और प्राइस को। जो भी मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, दे विल डिटरमाइन दी प्राइस ऑफ दी एनी कमोडिटी। सो अगर सप्लाई में चेंज नहीं होगा तो प्राइस में भी चेंज नहीं होगा, सो इट विल रिमेन यूनिफॉर्म। ये हमेशा ही क्या रहेगी, यूनिफॉर्म ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज लॉस if lower price is fixed. Firms' demand under perfect competition is perfectly elastic. It means that a firm can sell any amount it wishes to sell at the existing price. If it reduces price, it will have to bear losses. Thus, it is concluded that under perfect competition, it is neither possible nor desirable for an individual firm to charge price of the product. Okay. So what it is saying that loss if lower price is fixed. किसी भी फर्म को क्या होगा, लॉस होगा जब कोई भी प्राइस लोअर फिक्स्ड होगी। मींस अगर इक्विलिब्रियम प्राइस है, कोई भी प्राइस है, उससे अगर कम होगी, फिक्स होगी, तो इन दैट कंडीशन द एनी फर्म विल बेयर द लॉस। सो फर्म डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। जो फर्म का डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक, विच मीन्स सेम प्राइस होता है। ओके, परफेक्टली इलास्टिक मीन्स प्राइस विल बी द सेम। सो इट मीन्स दैट अ फर्म कैन सेल एनी अमाउंट इट विशेस टू सेल एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। इसमें क्या होगा कि जो भी फर्म्स हैं वो चाहे जितनी भी कमोडिटी को सोल्ड आउट कर सकती हैं एट दी एग्जिस्टिंग प्राइस। अगर प्राइस 10 है या 20 है, उस 20 प्राइस पे इट इज़ अप टू दी डिफरेंट फर्म्स की हाउ मच दे कैन सेल दी एनी क्वांटिटी ऑफ दी प्रोडक्ट की। अब ये फर्म्स के ऊपर है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है, इधर इट इज़ 20 और दी 30, वॉट एवर द प्राइस, इट इज़ अप टू दी फर्म कि वो कितनी भी कमोडिटी को सोल्ड आउट कर सकती हैं। इफ़ इट इज़ रेड्यूसेस द प्राइस, अगर
फर्म क्या करें, प्राइस को रिड्यूस कर देती है, ठीक है, जो भी 20 है 20 से वो 10 कर देती हैं, इट विल बियर द लॉस। अब फर्म्स को क्या होगा, लॉस होगा ना, क्योंकि पहले वो 20 हायर करी थी, एनकर करी थी, 20 प्राइस था, तो उनको क्या था, प्रोडक्ट वो लोग चाहे जितना कमोडिटी था वो सोल्ड आउट करे थे। अब वही प्राइस को क्या करेंगी, वो कम कर देंगी, तो उससे क्या होगा, दे हैव टू बेयर द लॉस, उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। दस it is concluded that under perfect competition it is neither possible nor desirable for an individual firm to change price of the product। इसलिए ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी फर्म के लिए डिज़ायरेबल नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपनी प्राइस को चेंज करे, ठीक है। कोई क्यों प्राइस लेस चार्ज करेगा, कोई क्यों लॉस को बेयर करना चाहेगा। इसलिए जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है जो इंडस्ट्री ने डिसाइड कर दी, मतलब वो उनका ये हो जाता है कि अगर वो लेस प्राइस करेंगे तो उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। अब लॉस तो कोई भी फर्म बेयर करना चाहेगी नहीं। इन दैट कंडीशन वो लोग क्या है, जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस है, उसी पे दे विल सोल्ड देयर प्रोडक्ट, ओके। दैट्स वाई द फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। इसीलिए जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं, प्राइस को टेक करती हैं, प्राइस को मेक नहीं करती हैं। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, वो प्राइस को मेक करती हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ द फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट ऑन द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और इम्प्लीकेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके। नाउ द टॉपिक इज हियर, दैट इज़ कि अगर फ्री एंट्री और एग्ज़िट है फर्म्स की और प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। मींस फर्म्स क्या हैं, इसमें क्या फ्रीडम है किसी भी फर्म को एंट्री और दी एग्ज़िट के लिए। तो अगर कोई भी फर्म इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उस टाइम अगर कोई फर्म एंट्री करेगी या एग्ज़िट करेगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके। सो लेट डिस्कस फ्री एंट्री in the case of super or the above normal profit। normal profit I was told you that जहाँ पे क्या होता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है, वहीं पे फर्म्स क्या करती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं। अब अगर क्या हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू इफ द रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कि जितना रेवेन्यू हो उतना ही कॉस्ट हो। बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और अबव द नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स रेवेन्यू क्या हो जाए, जब कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, और बिलो नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स व्हेन द रेवेन्यू इज लेस देन द कॉस्ट, ओके। सो इन द केस ऑफ फ्री एंट्री, इफ एट एन इक्विलिब्रियम प्राइस अ फर्म इज अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट और मीन्स पॉजिटिव प्रॉफिट, that is a firm is earning over and above its normal profit, then many new firm will be attracted towards। देखिए, अगर कोई भी फर्म क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करी, अगर फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिव द एग्जांपल टू यू ऑल कि अगर कोई भी 200 फर्म्स हैं, ठीक है, अब ये फर्म्स रन कर रही हैं, अब ये फर्म्स क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब जितना रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट है उससे ज़्यादा करिए, मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो गया और जो भी कॉस्ट उन्होंने एनकर किया था कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए वो बहुत कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रीडम है एंट्री की, इस कंडीशन में जितनी भी फर्म्स हैं अदर फर्म वो एंट्री कर जाएंगी, ठीक है। अब उनके लिए तो फ्रीडम है, तो अगर उनको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है इस इंडस्ट्री में, सो दे विल एंटर इन दी इंडस्ट्री, ओके। So above the normal profit, then many firms will attracted towards the entering the industry. This will shift the market supply to the driving down the market price। इससे क्या होगा, वो इंडस्ट्रीज में एंटर कर जाएंगी एंड आफ्टर दैट दिस विल शिफ्ट द मार्केट सप्लाई कर्व टू द राइट। अब जो मार्केट सप्लाई कर्व है वो क्या हो जाएगा, वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा। सो डाउन द मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट आर और देयर विल बी मोर कंपटीशन। अब क्या होगा, अगर कुछ इंडस्ट्रीज एंटर कर गई, ठीक है, अब इससे क्या होगा और ज़्यादा कंपटीशन। अगर अभी तक 200 थी, ये क्या थी
प्रोड्यूस कर रही थी कुछ यूनिट्स, अब क्या है 210 हो गई। अब 210 होने का मतलब है 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा आई। अब ये भी जो 10 यूनिट आई हैं, अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग ऐसे बैठने के लिए आई हैं, वो लोग क्या करेंगी, ये भी अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड देन सोल्ड आउट। अब जब सोल्ड आउट करेंगी तो कंपटीशन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पहले बस 200 में कंपटीशन था, अब कंपटीशन क्या होगा 210 में हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो विच विल लोअर द प्राइस, और उससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो प्राइस भी कम हो जाएगी। फर्म क्या करेंगी, प्राइस को कम करना चाहेंगी, इंडस्ट्रीज प्राइस कम कर देंगी। जब इंडस्ट्री प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी, एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी द प्रॉफिट विल ऑल्सो बी लेस। इट विल हैपन till there are no abnormal profit और abnormal profit are the zero। ये तब तक होता रहेगा जब तक ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था वो नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं आ जाता। सिंपल सी बात है कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न करेगी तो फर्म्स क्या करेंगी, एंट्री करेंगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स हो जाएंगी तो उसमें कंपटीशन हो जाएगा। जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगी तो कमोडिटी की अल्टीमेटली प्राइस भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई होगी। तो कोई भी एज अ कंज्यूमर उतना ही परचेस करेगा जितनी उसकी नीड है, और सप्लायर क्या है बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो प्राइस क्या हो जाएगी, कमोडिटी की कम हो जाएगी, एंड देन प्रॉफिट ऑल्सो बी लेस। इट विल हैपन टिल देयर आर नो एबनॉर्मल प्रॉफिट, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा कि जो बहुत एबनॉर्मल प्रॉफिट था, मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, वो प्राइस के इक्वल नहीं हो जाता। डैट मीन्स जब तक रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट की कंडीशन नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Okay, thank you.